आपने अपनी हॉबी पे लिखा है रीडिंग अबाउट इंडियाज इंटरनेशनल। रिलेशन सर। तो हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि अगर आप हिंदुस्तान के हिंदुस्तान के इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में बोलना चाहिए, क्या बोलेंगे? रिसेंट 4-5 साल या साल भर में 6 महीने, चॉइस इज योर्स, व्हाटएवर यू वांट। सर 5 साल से पहले हम ये देख पाते थे कि हमने अपने फॉरेन पॉलिसी को स्ट्रेटजिकली रेस्ट्रेन करके रखा था, थोड़ी डिफेंसिव रखा था अपने नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए। लेकिन आज जो नेशनल इंटरेस्ट सिक्योर करने का जो हमने रास्ता चुना है, वो स्ट्रेटजिकली ऑफेंसिव किया है। इसके माध्यम से हमने ये इंश्योर किया है कि जो भी ग्लोबल इश्यूज़ हैं, उन पे हमारा एक एक्टिव स्टैंड हो। अगर हमारे ऊपर किसी भी प्रकार की कोई भी कार्रवाई हो रही है, तो उन कार्रवाई का हम एक्टिवली रिस्पॉन्स कर सकें, अपने कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट के अंदर रहते हुए। और साथ-साथ हमारा जो एक इंटरनेशनल रीच है, अपनी फॉरेन पॉलिसी को हम डाइवर्सिफ़ाई कर पाएँ, जिससे कि फॉरेन पॉलिसी सिर्फ़ और सिर्फ़ कुछ लिमिटेड पावर्स तक सीमित ना रहे, बल्कि कुछ ऐसी कंट्री जैसे अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, उनमें भी फॉरेन पॉलिसी पहुँच सके सर। थोड़ा सा फर्क, आपकी चॉइस है, आपके जो ये हॉबी है वो इंटरनेशनल रहेगा। सर हमारे नेबर्स के साथ हमारा कैसा है तो ये नहीं है, मे बी है पार्ट, है ना? क्योंकि आप उसके कीन ऑब्जर्वर हैं, सर हॉबी है तो जाहिर है ध्यान रखते होंगे। सर वैसे मेरा क्वेश्चन ये नहीं है, मेरा क्वेश्चन ये है कि इंटरनेशनल रिलेशन कुछ सालों में सर हाउ यू सी, क्या क्या बड़ा परिवर्तन हो रहा है, नहीं हो रहा, या क्या ऐसा है जो जिस पर विचार करना चाहिए? सर अगर हम इंडियन एज एन आउटसाइड ऑब्जर्वर, यू आर नॉट अ सोर्स पर्सन फॉर एनी कंट्री, but just an individual. सर As an individual, what is your view about this as it exists today? सर जितनी सर मेरी समझ है, सर मैं ये देख पा रहा हूँ कि एक समय जो हम जहाँ पे हम देखते थे किसी एक कंट्री की सुप्रीमेसी हुआ करती थी, आज बहुत सारे मल्टी पावर सेंटर्स उभर के आ रहे हैं। मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस का जहाँ पर एक एक समय काफ़ी महत्व था, आज उस महत्व को हम पहले से गिरता हुआ देख पा रहे हैं। और साथ ही साथ सर हम ये देख रहे हैं कि कई सारे रीजनल ग्रुपिंग जैसे ब्रिक्स, एससीओ, इनकी रिलेवेंस समय के साथ बढ़ रही है। और जहाँ पे पावर सेंटर पहले वेस्टर्न यूरोप, नाटो और यूएसए जैसी कंट्रीज में सिर्फ सीमित रह गया था, आज हम देख रहे हैं एक नया पावर सेंटर भी उद्भव हो रहा है। इसमें रशिया, चाइना, इंडिया पर से अगर हम कंट्री की बात करें और इंस्टीट्यूशन की बात करें तो एससीओ, ब्रिक्स जैसे कंट्रीज का भी उद्भव हो रहा है सर। ये अच्छे इंडिकेशंस हैं, अच्छे दिशा में जा रहे हैं हम। सर अगर हम इस चीज़ को देखें कि अभी हम मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो मैं समझता हूँ ये ठीक है, यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर कंपैरिज़न में। क्योंकि किसी भी एक कंट्री की जब डोमिनेंस रहती है, तो मुझे मेरी समझ है वो चीज़ सही नहीं होती है। तब वहाँ पे मोनोपोली और फोर्सफुल कोerशन का चांसेस रहते हैं। लेकिन अगर हम ये देखें कि रूल बेस्ड ऑर्डर गिर रहा है, उसकी इस मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस की बातें नहीं मानी जा रही हैं, तो वहाँ हम ये समझ सकते हैं ये सही नहीं है सर। क्योंकि रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर नहीं रहेगा तो ये जिसके पास शक्ति रहेगी वही सामने वाले को कंज्यूम करने का प्रयास करेगा। वो सब सही नहीं है इंटरनेशनल अभी के संबंध में। लेटेस्ट में सलाम नहीं, वेनेजुएला में जो किया है कि क्या उसके डोमिनेंस को शो नहीं कर रहा है, तो जो मल्टीपोलर ऑर्गेनाइजेशन की आप बात कर रहे हैं, मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, कहाँ है? सर मुझे लगता है मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर का ये जो राइज़ हो रहा है, ये इसी का एक कॉन्सिक्वेंस है कि यूएसए को अपने नेबरहुड में अपनी सुप्रीमेसी को स्थापित करने के लिए ऐसे बड़े एक्सट्रीम स्टेप लेने पड़ रहे हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि जितनी मेरी समझ है, यूएसए इस बात से बिल्कुल ही अवगत होगा कि अगर वो रूल बेस्ड ऑर्डर के अगेंस्ट जाकर एक स्टैंडिंग प्रेसिडेंट को दूसरे देश से लेकर आ रहा है, तो उसकी जो छवि है प्रोटेक्टर ऑफ डेमोक्रेसी, उस पे क्या असर होगा। लेकिन चूंकि वो देख रहा है कि मल्टीपोलर ऑर्डर में उसकी जो सुप्रीमेसी थी, जो उसका डोमिनेंस था, जो उसकी हेजेमनी थी, उसमें गिरावट हो रही है और उसको इंश्योर करने के लिए अब उसको इस एक्सट्रीम स्तर पे जाना पड़ रहा है सर। मेरी समझ है ये भी एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि अब यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की समाप्ति की ओर है और मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर राइज़ हो रहा है सर। अच्छा, अगर आप इस वेनेजुएला की घटना को क्यूबा मिसाइल किसी सुना है आपने? सुना है सर। सुना होगा।
क्यूबा मिसाइल्स किसी से कंपेयर करें तो क्या कंपेयर करेंगे आप? सर मैं क्यूबा मिसाइल क्राइसिस को बहुत अच्छे से तो रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं। लेकिन सर मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि आज के दौर में जब हम सर विद योर परमिशन सर मैं 1 सेकंड प्लीज, चलिए कोई बात नहीं। सर इफ यू अलाउ हाँ, मैं मैं ट्राई करना थोड़ी चाहूँ। सी आपको याददाश्त करूँ। सर थैंक्स सर। क्यूबा अमेरिका का नेबरिंग कंट्री है, उस वक्त हम फिडल कास्ट्रो ने कब्जा कर लिया। नेचुरली कम्युनिस्ट बगल में आ जाए तो उसको उससे उसने क्रिसिस पैदा हुई और उसकी मदद करने के लिए रूस मदद दे रहा था, उसको कैरेलिया नहीं होने दी। लेकिन असली बात ये नहीं है, असली बात ये है इन स्पाइट ऑफ दैट क्यूबा सर्वाइव एंड सर मतलब सर उसकी हेगेमोनी अमेरिका की तो खत्म नहीं हुई, फिर वो वर्ल्ड पावर बनी रही। तो इसलिए मतलब unfortunately the person in power is not recalling history. Anyway, that is that. मैं फिर भी ये पूछूंगा कि आपने इंटरनेशनल रिलेशंस में आपकी रुचि है, इसके अलावा भी कोई सर प्राइमरीली तो सर यही हॉबी है। सर क्या इस हॉबी की परफॉर्मेंस में आप क्या करते हैं? अखबार पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस पर जो आर्टिकल्स आते हैं वो क्या करते हैं? तो मैं प्रयास करता हूँ कि मैं न्यूज़पेपर को जो भी कुछ राइटर्स हैं उनके एडिटोरियल्स को ज़रूर पढूँ और जब भी मुझे खाली समय मिलता है, चूँकि मैं ट्रेनिंग में हूँ तो जो भी समय मैं वहाँ से बचा पाता हूँ, तो मैं ट्रेनिंग में सर क्या सर मैं सीआईएसएफ में असिस्टेंट कमांडेंट के पद पे प्रोबेशनर हूँ अभी, उसकी ट्रेनिंग कर रहा हूँ सर अभी मैं। जय फिल्म यस सर। बताओ चाहता हूँ। सर तो क्या क्या कहाँ से आपको पढ़ने में इंटरेस्ट जो आ रहा है, मटेरियल कहाँ मिलता है? सर प्राइमरीली एडिटोरियल्स और कई-कई बार सर यूट्यूब का भी साधन लेता हूँ मैं। ऐसे फर्स्ट पोस्ट करके एक यूट्यूब चैनल है सर, उन पे उन स्कॉलर उनके ओपिनियन सुनता हूँ और फिर अपने सोच को समझता हूँ कि जो मैं समझता हूँ इंटरनेशनल रिलेशन के लिए, क्या उसी धारा में ही चीज़ें आगे बढ़ रही हैं या मेरी समझ गलत है? गलत है तो मैं सर और जानने का प्रयास करता हूँ सर। चलिए ठीक है। आप सीआईएसएफ में हैं? सर ट्रेनिंग कब तक चलेगी आपकी? सर 1 साल की ट्रेनिंग है, अभी 2 महीने हुए हैं सर। उसके बाद किस पोस्ट पर जाएंगे? सर असिस्टेंट कमांडेंट, सहायक कमांडेंट के पद पे सर। नहीं, अगर सिविल पुलिस से कंपेयर करें तो किसके बराबर होता है? सर डीएसपी सर, डीवाईएसपी। सीआईएसएफ का सृजन कब? सर 1969 में सर 10th मार्च 1969 को सीआईएसएफ का सर्जन किया गया था सर। पहली पोस्टिंग कहाँ थी? सॉरी सर। इस फोर्स की पहली पोस्टिंग कहाँ थी? सर चूँकि इसका गठन इसलिए हुआ था कि जो इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी थी, वो स्टेट पुलिस के अंदर आती थी। तो उस उन बट इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी को और अच्छा करने के लिए इसलिए प्रयास किया गया कि एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन बनना चाहिए। तो सीआईएसएफ की पहली पोस्टिंग सर एक इंडस्ट्रियल पावर प्लांट में दी गई थी सर। पहली एचईसी। इंडस्ट्री के लिए थी? हाँ सर, एचईसी पावर प्लांट था। HEC सही का। यस सर, रांची में सर था। वेरी गुड। आप जहाँ हैं वहाँ संतुष्ट नहीं है? अ, सर संतुष्टि 100% तो मैं नहीं कहूँगा। चूँकि सर मैंने जो तैयारी अपनी शुरू की थी, सर वो तैयारी मैंने यही प्रयास करने की थी कि मैं गवर्नेंस में आ पाऊँगा, एक ग्रास रूट लेवल पे काम कर पाऊँगा और एक पब्लिक से इंटरेक्शन बना बना पाऊँगा। समय के साथ मैंने 2 प्रयास दिए सर, मेरा चयन नहीं हो पाया। मैंने सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फ़ोर्स यूपीएससी के माध्यम से इस परीक्षा को दिया, इसको चयन किया। मैंने सर काफ़ी कुछ सीखा, लेकिन ट्रेनिंग से पहले भी और ट्रेनिंग के दौरान भी मुझे ये बात काफ़ी रियलाइज़ हुई कि मुझे अपने मेरी जो इंटरेस्ट है, वो गवर्नेंस के प्रति है। मैं शायद उसमें और अच्छा कर पाऊँ सर। यूपीएससी में आप अपियर हुए हैं? हाँ सर, मैंने 2 प्रयास दिए हैं सर, मेरा प्रीलिम्स क्वालीफाई नहीं हो पाया। अभी चांसेस हैं? हाँ सर, अभी है सर। गुड। आपने फिलोसफी और इकोनॉमिक किया है? यस सर, ग्रेजुएशन किया है सर। जी। पीजी नहीं किया? नहीं सर, पीजी नहीं किया मैंने सर। अच्छा, फिलोसफर फिलोसफी पढ़ी है तो थोड़ा बहुत फिलोसफर्स को भी थोड़ा विषय है। आपको व्यक्तिगत तौर से कौन सा फिलोसफर जो आपने पढ़े हैं, के नाम थे उसमें, पसंद है? किसकी फिलोसफी को पसंद है?
सर मुझे अगर हम एंशिएंट टाइम में देखें तो सर गौतम बुद्ध की फिलॉसफी काफ़ी पसंद आती है, टाइम समझ में हमें आती है। हमें आपको कोर्स पता नहीं है सर जो आपने कोर्स में पढ़ा हो उसकी बात करो। सर मॉडर्न टाइम्स में महात्मा गांधी जी मॉडर्न हो एंशिएंट हो कोई भी हो आप सर किसी की भी महात्मा बात गांधी जी की फिलॉसफी सर मुझे काफ़ी रिलेवेंट लगती है और समझ में आती है सर। आपको लगता है फीलिंग है, हाँ सर, काफ़ी आपको अपीलिंग लगता लगती है है। वर्केबल है, हाँ सर, मुझे लगता है वर्केबल है सर। हाल भी लागू हो रही है। सर है दोस्त, सर, जब हम बात करते हैं वसुधैव कुटुंबकम की, तो उसको अगर हम गांधी की फिलॉसफी को पढ़ते हैं, तो उन्होंने जब सर्वोदया की बात कही है, तो सर वो वसुधैव कुटुंबकम से काफ़ी अलाइन करती है। नहीं सरकार की किन किन नीतियों में प्रदर्शित हो रही है। सर हम जब बात करते हैं कि जैसे अभी रिसेंटली एक स्कीम लॉन्च हुई है जहाँ पे हम फ्री फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो भी स्कीम उसी के तहत है कि जब गांधी जी कहते हैं कि हमें अंत्योदय का ध्यान रखना है, हमें जो पर्सन लास्ट माइल पे ठीक खड़ा है। ठीक, लेकिन कभी कभी ये सुनने में आता है सर कि गांधी के देश में गांधी की ही फिलोसफी लागू है। हम सुनते हैं कभी, सर तो अगर ये हम आपसे कहें तो कितना सच है कितना। सर बिल्कुल ही ऐसे एलिगेशंस लगते हैं कि गांधी शायद आज उतने रिलेवेंट नहीं है, या उनकी बातें आज शायद सही नहीं है। बट परंतु सर मेरी ऐसी समझ है कि अगर हम गांधी को पूर्णतः समझें और उनकी बातों को पूर्णतः समझें, जैसे वो मुझे लगता है काफ़ी प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट मैं उनको कहूँगा। ये बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी टर्म होगा लेकिन सर मुझे लगता है ये सही होगा, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा, जैसे वो नॉन वायलेंस के हमेशा प्रीचर रहे, लेकिन कुछ नियम उन्होंने कहा कि आज़ादी के लिए जो भी कदम उठाना पड़े वो सही रहेगा। उन्होंने डू और डाई का नारा दिया सर। इसके अलावा सर उन्होंने ये भी कहा, इट इज़ बेटर टू बी वायलेंट देन कावर्डियस। सर अगर हम उस परिप्रेक्ष्य में रहकर गांधी जी की बात समझें, तो हमें गांधी जी सर आज भी काफ़ी रेलेवेंट लगेंगे। अनरिस्ट्रिक्ट रेट, यस सर। मैं कोशिश करूँ आपको हटाने की, तो आप यही बात है, आपको सही लगता है, ठीक है बिल्कुल सही बात। और गांधी जी को उनके वक्त में अपोज करने वाला को कोई भी व्यक्ति या संस्था या सर कोई था भी या नहीं था। सर काफ़ी लोग रहे हैं सर समय के साथ। सुभाष चंद्र बोस का नाम मुझे याद आता है सर। उन्होंने उनको सर गांधी जी का जो अप्रोच था, उनका अप्रोच थोड़ा भिन्न था, तो उन्होंने काफ़ी हद तक गांधी जी कई चीज़ों को का अपोज किया था सर। सर आपकी परमिशन हो तो मैं बताना चाहूँगा कहाँ-कहाँ अपोजिशन था। सर जैसे गांधी जी का ये काफ़ी लंबे समय तक गांधी जी ग्रेजुअली इंडिपेंडेंस की ओर आगे बढ़ना चाहते थे, बल्कि सुभाष चंद्र बोस 1921 में इंडियन नेशनल मूवमेंट में आए सर, और उनका ये प्रयास रहा कि हमें बहुत जल्दी स्वराज जो कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस को वो समझते थे कि और आगे बढ़ना चाहिए, और उस स्वराज के लिए जहाँ गांधी जी का अप्रोच नॉन वायलेंस था, नॉन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का साधन लेकर वो ये प्रयास करना चाहते थे, वहाँ बोस एक रेवोल्यूशन क्रिएट करना चाहते थे, एक आर्म्ड स्ट्रगल करना चाहते थे, और इस आर्म स्ट्रगल के लिए मतलब सोशलिज्म की सुभाष भावना ला चंद्र सकते बोस थे। वो अपोज कर सर ड्यूरिंग हिज ओन लाइफ, सर चलिए बहुत अच्छा है। आज आपको क्या लगता है, आईएनए वाज ए गुड आइडिया। सर मुझे लगता है आइडिया तो अच्छा था, परंतु उसको क्रियान्वयन सही से नहीं हो पाया, क्योंकि हमने देखा कि जापान ने कैसे हमें उस समय सपोर्ट नहीं किया और हमें धोखा दिया। बट आइडिया वाज़ वेरी गुड, बिकॉज़ हमें ऐसा लगता है कि एक तरफ जहाँ पे हमारा इंटरनल लेवल पे भारत में हर तरफ ब्रिटिश गवर्नमेंट को एहसास हुआ कि हमें कहीं भी सहयोग नहीं प्राप्त हो रहा है, टोटल नॉन कोऑपरेशन है। और दूसरी तरफ ये भी लगा उन्हें कि हमारे कुछ बॉर्डर्स ऐसे हैं जो आर्म्ड वायलेंस को भी देख रहे हैं। तो उन पे सर कई मल्टी डायमेंशनल इम्पैक्ट पड़ा, जो मुझे लगता है कारण बना कि उनको सोचना पड़ा कि नहीं, हम अब यहाँ पे नहीं रह पाएँगे। ठीक, थैंक यू। अभिषेक, सर करियर इज सिक्योर्ड, सर जॉब में तो हो, सर तो तनाव तो होगा नहीं कि हो या ना हो। तनाव सर पहले से थोड़ा ज़्यादा है सर। हाँ? सर मैं जब भी अपनी ट्रेनिंग के दौरान रहता हूँ, तो मैं काफ़ी इस चीज़ को मिस करता हूँ कि मैं अभी तक गवर्नेंस का हिस्सा नहीं बन पाया हूँ, और जिस चीज़ को सोच कर मैंने तैयारी शुरू की थी, अभी तक वो नहीं कर पाया हूँ सर। तो इसीलिए सर मैं अभी तक प्रयासरत हूँ और आगे भी प्रयास कर रहा हूँ सर। मन में कॉन्फ्लिक्ट रहता है सर बिल्कुल रहता है सर। कि ये तो उस जॉब को भी आप एक्सेप्ट नहीं कर पाए। सर जॉब में सर मैंने काफ़ी कुछ सीखी है, और कुछ हद तक वो जॉब काफ़ी अच्छी है सर। लेकिन जहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत पसंद है, जैसे ग्रास रूट में खुद से जाके वन टू वन पर्सनली इंटरैक्ट करके काम करना सर, वहाँ पे मैं थोड़ा-सा मुझे लगता है कि वो चीज़ मुझे अपॉर्च्युनिटी वहाँ नहीं मिल रही है, तो सर मैं थोड़ा-सा मेरे अंदर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट समाजों चलता के है। साथ आइसोलेशन में यस सर।
अब ये बताइए कि अभी सोसाइटी में बहुत अनइक्वलिटी हो गई है, बहुत गैप हो गया है बीच में, बहुत नफरत हो गई है लोगों के बीच में, इसका क्या कारण? सर जो सबसे पहला कारण मैं समझ पाता हूँ, वो इलिटरेसी है सर। और उसके साथ-साथ ये भी मुझे समझ में आता है कि हमारे रिसोर्सेज़ लिमिटेड हैं। और जब एक आदमी जिसके पास शिक्षा और उस तरह की शिक्षा नहीं है और वो देखता है कि रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है, तो वो किसी ना किसी साधन को लेकर, चाहे फिर वो साधन रिलीजन हो, चाहे वो रीजनलिज्म हो, वो साधन लेकर उस रिसोर्सेज को पाने का प्रयास करता है सर। और फिर हम देखते हैं कि कैसे कुछ ऐसे भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं जो इस चीज़ को भड़काने का प्रयास करते हैं और अपनी उसमें रोटी सेकने का प्रयास करते हैं सर। इससे सर हम देखते हैं कि ये हेट्रेड बढ़ती है और कई रूप में हमारे सामने आती है सर। ओके। दूसरा ये बताइए, उसको दूर कैसे किया जाए? हाँ हाँ। बहुत प्रॉब्लम है, एक दूसरे को शक्ल नहीं देखना चाहते हैं, लड़ने मारने को उतारू रहते हैं, पेशेंस खत्म हो गया। किसी की आपकी गाड़ी किसी गाड़ी में टच हो जाए, वो उतर के गाली दे देता है, दो हाथ मार देता है। ये भी एक इम्पैक्ट होगा, क्योंकि वो गरीब है और आप गाड़ी में चल रहे हैं तो अमीर है, वो गाड़ी ले नहीं पा रहा है, गरीबी अमीरी का हो सकता है, वहां भी गैप हो। तो पेशेंस खत्म हो गए हैं। या आप बहुत अच्छी गाड़ी में जा रहे हैं, किसी को छू गया, घेर के लोग आपको मारने लगे। ये भी तो क्लास वार ही तो है, बिल्कुल सर। कि भाई ये बड़े आदमी गाड़ी में चल रहा है, मैं मोटरसाइकिल में मार गया, अब इनको मारने के बहाने हम लोग कैसे दूर हुआ ये सब? सर ये जो क्लास स्ट्रगल है सर, मुझे लगता है इसको दूर करने का सर पहला साधन तो शिक्षा ही रहेगा, क्योंकि हमने देखा कि अभी भी हमारी जो फाउंडेशनल लिटरेसी है सर, वो उस स्तर पे नहीं आ पाई है कि सामने वाले को या जो भी हमारा क्राउड है उसको समझ में आ सके कि नहीं, जो हम कर रहे हैं वो गलत है। इससे हमारे अंदर जो एक हमारा अंदर जो एक एंजाइटी है वो इसको और बढ़ाएगा। हम लड़कर एंजाइटी और बढ़ा सकते हैं। दूसरी ओर सर हम ये भी देख रहे हैं जो लोग एफ्लुएंट्स हैं, जिनके पास साधन अर्जित हो गया है, रिसोर्सेज आ गए हैं, उनके अंदर भी कहीं ना कहीं टॉलरेंस आ रहा है। तो सर मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक वर्क लाइफ बैलेंस वो स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें इसकी ओर भी आगे बढ़ना पड़ेगा कि हम अपने लाइफ में रूटीन चेंजेस लाएं, मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस को जोड़ें और अपनी जो हॉबी है सर उसको साथ साथ परस्यू करते रहें, कि हम लाइफ में बहुत डिससेटिस्फाइड ना रहें। और अगर हमारे जो चीज़ हमें चाहिए वो हमें नहीं मिल पाई है, तब भी सर हम उसमें एक समन्वय स्थापित कर पाएँ कि हमें जो मिला है वो बहुत है सर। तो मुझे लगता है सर उस स्तर पे हम ये टॉलरेंस का लेवल बढ़ा पाएँगे सर। और सर क्योंकि एक लाइन महात्मा गांधी की है कि अ गॉड कैन ओनली बी विजिबल टू अ हंग्री पर्सन इन द फॉर्म ऑफ ब्रेड। तो सर वो ब्रेड अगर हम सोसाइटी में देखें तो ब्रेड के कई रूप हैं सर। किसी के लिए वो शिक्षा है, किसी के लिए वो रोज़गार है और किसी के लिए शायद वो सैटिस्फैक्शन है जो नहीं मिल पा रहा है। सर अगर हम सोशल इंडिकेटर्स पे काम करें, तो सर वो चीज़ मिल पाएगी और शायद ये टॉलरेंस हम कम कर पाएँ सर। ओके, चलिए। तो आपको ये नहीं लगता है कि अभी ये समाज जो है चरित्र से ज्यादा धन प्रधान हो गया? सबको पैसा, सबको पैसा, सबको पैसा। सर ऐसा दिखता तो है कि एक आज हम एक कंज्यूमरिज़्म का बढ़ावा मिल रहा है। और परंतु सर इस बात को ये भी देखा गया है कि कहीं न कहीं वापस से एक वेव चली है, जहाँ पर सोसाइटी में वापस से कैरेक्टर को वैल्यू की जा रही है। हम देख रहे हैं सर कैसे स्कूल एजुकेशन में आजकल एक नया मॉडल स्थापित हुआ है, जहाँ पे मॉरल वैल्यूज़ को इंटीग्रेट किया जा रहा है। एक अभी इस एक स्कूल नया मॉडल स्टार्ट किया है आईटीएन्स कुछ लोग ने मिलकर, जिसमें वो जो हमारे एंसेस्ट्रल नॉलेज है, मॉरल वैल्यूज़ हैं, उनको आश्रम सिस्टम में जो हमें सिखाया जाता था, उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं सर। साथ-साथ हम सर देख रहे हैं पेरेंटिंग मॉडल में भी बदलाव आ रहा है कि वो कह रहे हैं नहीं, कैरेक्टर पे बल दिया जाए, कि वो देख रहे हैं कि जैसे कैरेक्टर बल नहीं दिया गया, उससे क्या कॉन्सिक्वेंसेज़ आ रहे हैं, कैसे ग्लोबलाइज़ेशन और इन सब के इम्पैक्ट में हम मटेरियलिज़्म और उपभोक्तावाद इन सब में बढ़ते ही चले जा रहे हैं सर। इसीलिए सर ये एक अच्छी बात है कि भले ही हम न्यूक्लियर फैमिली की ओर बढ़े, एक ऐसी फैमिली की ओर बढ़े जहाँ सब कुछ कंज़्यूमरिज़्म था, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, लेकिन हम न्यूक्लियर हाउसहोल्ड बन के विकसित हो रहे हैं। वापस से हम अपने पेरेंट्स से, अपने जॉइंट फैमिली की ओर टच बढ़ा रहे हैं कि नहीं, कि हम अपने वैल्यूज़ को पकड़े रहें, अपने कैरेक्टर्स को पकड़े रहें। और इसका सर एक जीता-जाता रूप ये है कि आज की जनरेशन भले ही खुद बाहर है, लेकिन अपने बच्चों को अच्छी पैरेंटिंग के लिए वो अपने कहते हैं, "दादाजी आप आ जाओ, आप थोड़ा बच्चे को पाल दोगे तो हमारा बच्चा अच्छा सीखेगा।" बेबी सिटिंग है, उनको काम करना उनका स्वार्थ है कि आप आ जाइए, इनको दिन भर देखिए, हम काम कर सकें। क्योंकि रात को जब कहीं बाहर जाते हैं डिनर पे, तो दादाजी को तो लेके नहीं जाते हैं सर, मम्मी पापा बेटा चला जाता है, तो यहाँ कहीं ना कहीं उनका संस्कार में कमी है जी। और उनका स्वार्थ है। सर निश्चित ही आपकी बात सही है। कई बार इसकी ये भी एक इसका पर्सपेक्टिव है सर, ये भी हमने देखा है कई बार। लेकिन सर मैंने खुद अपने परिवार में ये देखा है
कि कैसे जब हम बड़े हो रहे थे तो पापा माता जी को कहते थे अपने माता जी को कि आप आइए, वरना हम क्या पापा पुलिस में थे तो उनके पास समय नहीं था। ऐसा नहीं था सर, घर में मतलब हमारे रख-रखाव के लिए लोग कम थे। लेकिन दादाजी से ये रिक्वेस्ट करते थे कि आप अपना बच्चे क्या सीखेंगे? कैसे बड़े होंगे? सर मुझे लगता है उसका मेरे ऊपर काफ़ी प्रभाव है, कि मैं अपने अंदर मॉरल वैल्यूज़ को इंटीग्रेट कर पाया हूँ सर। सर दूसरा ये बताइए कि मेरा थॉट जो है ये फ्री राशन, ये जो तमाम तरह की फ्री योजनाएं चलाई जा रही हैं उसको न चला करके अच्छे से रोजगार दिया जाए ताकि हमारा इनकम बढ़े और हमारी बाइंग कैपेसिटी बढ़े, सर जिससे कि कंट्री में प्रोडक्शन हो और सर कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ हो। सर तो क्या आप फ्री बीज देने के फेवर में हैं या अगेंस्ट? सर जितनी मेरी समझ है, सर फ्रीबीज़ शॉर्ट टर्म में तो सही हो सकती हैं, कि जिस लेवल की इनइक्वालिटी आज हमारा समाज देख रहा है, उसमें हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में हम फ्रीबीज़ देकर उनको शॉर्ट टर्म में कुछ सैटिस्फैक्शन दे सकें, उनको शॉर्ट टर्म में क्रेडिट दे सकें या उनके पेट को भर सकें सर। लेकिन लॉन्ग टर्म में ये सर सही नहीं होगा। अगर लॉन्ग टर्म में हम फ्रीबीज़ कर देंगे, तो हमारा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो उतना नहीं हो पाएगा, और जब कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं हो पाएगा, तो ना ही हम उनको वो इंफ्रास्ट्रक्चर दे पाएँगे, ना ही हम उतना सोशल इंडिकेटर्स पे काम कर पाएँगे कि वो अपना स्टार्टअप लगा सकें, अपने जो पोटेंशियल है उसको रियलाइज़ कर सकें, और साथ ही साथ जो जीविका वो जीना चाह रहे हैं, उसके लिए हम ना हम उतना उनको क्रेडिट दे पाएँगे कि वो आगे बढ़ पाएँगे सर। शॉर्ट टर्म में तो सर एक बार माना जा सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में सही नहीं होगा सर। क्योंकि ये तो वो पॉलिसी है ना, इतना भूखा बना दो, एक रोटी फेंक दो तो सोचा कि नहीं चलो ठीक है अभी नहीं खिलेगा आपको। वही तो स्थिति आ गई है। सर एक समय में ये स्थिति तो बिल्कुल थी सर, कि इतनी ज़्यादा गरीबी थी कि अगर सरकार बोलती थी कि ₹10 भी आपको मिलेंगे, तो ₹10 लगता था कि हमारी सरकार तो कितनी अच्छी है। और इसीलिए हमने देखा कि कैसे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट इसको एक्सप्लॉइट किए। लेकिन सर आज के दौर में देखें, तो जैसे सर जैसे अभी हमने देखा कि बिहार गवर्नमेंट ने कुछ धनराशि ₹10,000 की धनराशि महिलाओं को दी सर। सर हो सकता है कि इसका एक पॉलिटिकल एंगल भी हो, बट सर इसके और भी एंगल हैं, और ये एंगल सिर्फ पॉलिटिकल एंगल सीमित नहीं है। ज़रूरी सर वो 10,000 की धनराशि से कई ऐसी महिलाएँ होंगी जो अपना कंट्रीब्यूशन जो एसएचजीज़ में है, उसको नियमित रूप से कर पाएँगी, और वही एसएचजी कल का उनको उनके जो एक रूरल लाइफ़ है, एक गरीबी की रेखा है, उनको उससे उबार पाए सर। तो इसका सर मल्टी डायमेंशनल इम्पैक्ट हो सकता है, लेकिन सर शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म में हम इसके बारे में नहीं सोच सकते सर। लेकिन वो 10,000 ये तो पॉलिटिकल मेरिट खत्म कर दिया। फॉरगेट अबाउट कि चलो 10,000 मिला, हमें क्या मतलब? तो इस लेवल पे तो नहीं आना चाहिए कंट्री को। सर ये निश्चित इस बारे में सोचना चाहिए। परंतु सर ये अगर एक पॉलिटिकल स्टंट है, तो सर बिल्कुल पूरी तरह से गलत है सर। लेकिन पॉलिटिकल स्टंट के साथ-साथ इसका जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं, सोशल बेनिफिट्स हैं सर, वो भी सर हमें देखना चाहिए। इसीलिए सर मेरा यही मत होगा, जितना मेरी समझ है सर, हम्बल अंडरस्टैंडिंग है, कि फ्रीबीज़ एक हद तक सही हो सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में उसको भी समय के साथ कम करना चाहिए, और फ्यूचर में तो सर हमें इससे परहेज़ करना चाहिए कि हम फ्रीबीज़ दें, रादर उनको ही इतना कैपेबल बनाएँ कि उनको फ्रीबीज़ की ज़रूरत ना हो। जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ में देख रहे हैं सर। अभिषेक, आपने सोशल बेनिफिट्स की बात कही अभी, ठीक है ना? तो क्या ये सोशल बेनिफिट्स जो है, ये इलेक्शन के दौरान ही क्यों आते हैं? सर निश्चित तौर पे ये देखा जाता है कि इलेक्शन के दौर पे कुछ ऐसे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट रहे हैं, जो इस बात को एक्सप्लॉइट करने का कोशिश करते हैं। लेकिन सर इसका एक अंडरस्टैंडिंग सर मेरी जो समझ है ये भी हो सकती है, कि जब इलेक्शंस आते हैं तो हम जनता को भी ये बहुत समझ है, कि इस टाइम पे अगर हम कुछ माँगेंगे तो हमें ज़रूर मिलेगा। तो वो अपने एजिटेशंस को उस टाइम बढ़ाती हैं, और वो प्रेशर डालती है सरकार पे, लॉबिंग करती हैं अपने-अपने ग्रुप से, पिटीशंस डालती हैं कि सर हमें ये बेनिफिट चाहिए। और सर ये क्योंकि डबल एज बेनिफिट होता है, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को लगता है कि हमारा भी फ़ायदा है, और उनको भी लगता है भाई हम तो ये ले पाएँगे, तो सर उनको उस टाइम पे बेनिफिट मिलता है। तो इससे देश को दिशा क्या मिलेगी फिर? सर हमारा देश किस दिशा में जाएगा? अगर यही सी चीजें चलेंगी, तो जो हम अपनी प्रोग्रेसिव राष्ट्र की बात करते हैं, सर वो तो मिशन हमारा ज्यादा हमें फ्रूटफुल नहीं दिखाई देगा फिर। सर इतनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है सर। मुझे लगता है सर फ्रीबीज़ के माध्यम से तो हम विकसित भारत का जो अपना एक सपना है वो नहीं पूरा कर पाएँगे। लेकिन सर ये भी मैं समझता हूँ कि जो परसेंटेज ऑफ दिस कल्चर है, वो समय के साथ काफ़ी कम हुआ है सर। आज भी ये पहले जिस स्तर पे फ्रीबीज़ बाँटी गई हैं, हिसाब से लोन्स को वेव किया गया है सर। हम देख रहे हैं परसेंटेज, अगर हम देखें उसका स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड देखें, तो काफ़ी हद तक ये कम हुआ है सर।
तो हम ये तो है कि हम आज पूर्णतः फ्रीबीज़ पे कंट्रोल नहीं कर पाए हैं, बट हमें ये समझ ज़रूर विकसित हो गई है कि फ्रीबीज़ के माध्यम से हम विकसित भारत नहीं बन पाएँगे और शायद इसीलिए हम ये ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं कि फ्रीबीज़ को हटाकर जब हम कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्ट करेंगे, तो शायद हम विकसित भारत घराना को देख पाएँ सर। आपका बैकग्राउंड एक पुलिस विभाग से है, सर। तो आपका पालन-पोषण पिता के सानिध्य में ही हुआ? जी सर। तो आपने किस तरह से पुलिस विभाग को देखा बचपन से? सर आपने अगर बढ़ते हुए विभाग को देखा, पिता को देखा, जॉब में जाते थे, लौट के आते थे, घर का माहौल कैसा रहता था? क्या क्या देखा आपने इसमें? कैसा सर पाया इस विभाग को आपने? आपकी दूसरी वरीयता पुलिस की है? सर सर, मेबी मैं थोड़ा बायस्ड रहूँ, क्योंकि मैं बचपन से ही बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड था पुलिस को लेकर, क्योंकि मैं पिताजी के ना रहने पे उनकी वर्दी पहन के देखना, तो मैं हो सकता है कि पूर्णतः एक न्यूट्रल ओपिनियन ना दे पाऊँ। सर, मैं पुलिस को देखता हूँ तो मुझे एक एक्साइटमेंट की भावना आती है। मैं देखता था रात में पिताजी 2 बजे उनके पास कॉल आती थी कि कोई लड़की के साथ कोई छेड़छाड़ का मामला आ गया है। तो पिताजी कैसे उसको, क्योंकि मैं पिताजी के बगल में ही सोता था, मैं सुनता था सर वो कैसे फ़ोन पे कहते थे कि भाई यहाँ पे एक पुलिस लगानी है, इन यहाँ पे ऐसे करना है, उसको बचाना है। और फिर कैसे उस महिला का जब फ़ोन आता था तो पापा कहते थे चलो, सब ठीक रहा। कैसे मैं देखता था पापा का जब नया ट्रांसफ़र आता था, पापा एक्साइट हो जाते थे कि इस थाने पे जाना है, यहाँ पे ऐसे-ऐसे समस्या है। मुझे याद है सर आज भी कि मैं 3-4 साल पहले की मुझे बात याद है कि मेरे पिताजी को जब एक एक थाने का एसएचओ बनाया गया, तो हम पिताजी ने तुरंत अपनी गाड़ी निकाली और हम लोग जब पिताजी के साथ पेट्रोल भरवाने जा रहे थे, पिताजी ने मुझे छोटी-छोटी बातें बताई कि इस थाने पे ये होता है, ऐसा-ऐसा होगा, ये समस्याएँ आएँगी और ये करना है। तो मैं सर बड़ा एक्साइट हो जाता था सर। तो मैं एक तरफ तो देखता हूँ कि काफ़ी कुछ है जो मुझे बहुत एक्साइट करता है, लेकिन निश्चित तौर पे सर जो फैमिली लाइफ बैलेंस है सर, वो उस स्तर पे नहीं है जो बाकी सर्विसेज़ ऑफ़र करती है सर पुलिस में। क्या दिक्कतें देखी, जो आपको मेजर दिक्कत लगी पुलिस सर विभाग में? सर मुझे लगता है सर वर्क लाइफ बैलेंस उस स्तर पे नहीं है, जैसे बाकी सर्विस ऑफ़र करती हैं सर। और ठीक और और सर मैंने देखा सर पॉलिटिकल प्रेशर कुछ हद तक ऐसा रहता है, कई बार ऐसे दबाव का सामना करना पड़ता है ठीक, कि नेक्स्ट। सर तीसरी चीज़ सर जो पर्सनल हेल्थ होती है सर, पर्सनल हेल्थ को इम्प्रूव करने का समय नहीं मिल पाता है सर, तो उस लेवल पे भी मैंने देखा है पिताजी को कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए सर। अच्छा, आपने कहा था कि आपकी परवरिश में पिता उतना सहयोग नहीं दे पा रहे थे, समय नहीं दे पा रहे थे, तो आपके पिता ने दादा-दादी को सर आपके साथ रखा। सर अब जिनके दादा-दादी नहीं, तो उनके लिए तो बहुत बड़ी दिक्कत हो गई। सर तो उस स्थिति में भी पुलिस का विभाग बड़ा चैलेंजिंग हो गया, बिल्कुल सर। ठीक है ना? ठीक है। अच्छा, हॉबीज़ क्या है आपकी? सर भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में पढ़ना सर मेरी हॉबी है। तो उसको पढ़ने के बाद अब आप रिलैक्स्ड हो जाते हो? मतलब हॉबीज़ से मेरा मतलब है कि जिसको करने के बाद आप एकदम अपने आप को फ्रेश महसूस करो। सर ये मैं जो इंटरनेशनल रिलेशन वाली आपने बात कही है, सर तो जैसे आप कभी परेशान हुए या डिप्रेशन में हुए या कोई चीज़ नहीं आपको मन मुताबिक लगी, तो क्या इसको लेके पढ़ने लगते हैं कि कुछ और भी है? सर ये रहा है कि जो जो मुझे खाली टाइम मिलता है, उस खाली टाइम को बिताने के लिए मैं प्रयास करता हूँ मैं कोई ब्लॉग पढ़ लूँ, मैं देख लूँ क्या आजकल चल रहा है सर। तो प्राइमरीली सर मेरा यही साधन रहता है। और बाकी सर खाली टाइम में मैं वॉकिंग प्रेफ़र कर लेता हूँ कि मैं अपने को समय दूँ, अपने सेल्फ को और समझ पाऊँ। सेल्फ टॉक और मी टाइम को मैं वरीयता देता हूँ सर। ठीक, सर। आप सीआईएसएफ में हैं यस सर। और असिस्टेंट कमांडेंट के लिए ट्रेनिंग पर हैं। सर तो जाहिर सी बात है सीआईएसएफ ने आपको ट्रेनिंग के दौरान एग्जामिनेशन इंटरव्यू देने की छुट्टी दी। यस सर मैंने एनओसी लगाई थी सर, मुझे उसकी जाहिर सी परमिशन बात है तभी आप दे पाएंगे। यस सर। तो सीआईएसएफ, मेरा सवाल ये है कि पैरामिलिट्री, मिलिट्री और सेंट्रल पुलिस फोर्स में क्या फर्क है? पैरामिलिट्री, मिलिट्री एंड सेंट्रल पुलिस फोर्स में सर हम ये देखते हैं सर पैरामिलिट्री को भी हम सेंट्रल पुलिस फोर्स ही कहते हैं सर। जैसे हम लोग सीपीओज़ के नाम से ही जाने जाते हैं सर। लेकिन कुछ ऐसी पैरामिलिट्रीज़ हैं जैसे कि असम राइफल्स, हाँ। इन सबको हम सीपीओज़ के नाम पे नहीं जानते हैं सर। तो 5 कैसे ऐसे कह रहे हैं कि पैरामिलिट्री मतलब सेंट्रल पुलिस होता है? माफ़ी चाहूँगा सर। सर जितना मैं समझ पा जैसे रहा हूँ सर। कोस्ट गार्ड है, यस सर। तो अब ये क्या है, सेंट्रल पुलिस है कि पैरामिलिट्री मिलिट्री? सर सेंट्रल कोस्ट गार्ड सेंट्रल पुलिस फोर्स में ही जानी जाएगी सर। नहीं आएगी, नहीं सर। मिलिट्री में आएगी। सर मुझे लगता है सर ये एक सेपरेट विंग होगा। इसे किसी में कैटेगराइज़ करना जितना मैं समझ पा रहा हूँ सर, ध्यान कर पा रहा हूँ। पैरामिलिट्री। पैरामिलिट्री होगा। थैंक यू सर। तो क्या फर्क होता है, पढ़ा है इसके बारे में? यस सर। सर पैरामिलिट्री सर सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी इनको हम सीपीओज़ के रूप में देखते हैं। लेकिन जब हम असम राइफल्स और इंडियन कोस्ट गार्ड जैसे आपने सर जानकारी दी, उनको मिलाते हैं तो ये 7 ऑर्गनाइज़ेशंस एक पैरामिलिट्री के रूप में देखी जाती हैं। और पैरामिलिट्री का सर जो काम होता है वो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस का होता है। जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का काम होता है सर वो आर्मी मिलिट्री सँभालती है।
तो ये हमें और मिलिट्री को डिफरेंशिएट करता है सर। हमारी ज़रूरत सर वॉर ना होने के समय ज़्यादा रहती है और जब वॉर शुरू होती है तो हम अपनी पोस्ट को जो हम हमेशा के लिए प्रिपेयर करके रखते हैं, उसको हम मिलिट्री को ऑफ़र करते हैं कि वो आगे ऑफ़ेंसिव हो सके और आगे कार्रवाई कर सके सर। मैं ये डिफरेंस समझता हूँ सेंट्रल सर। पुलिस फोर्स में जितनी भी फोर्सेस हैं उसमें आमतौर पर सीआईएसएफ को सबसे कूल एलीट, क्योंकि इनकी एयरपोर्ट में सेंट्रल पुलिस पब्लिक एंटरप्राइजेस में ही सर, इनकी तैनाती होती है। सर, इनको बॉर्डर पर नहीं रहना है, इनको हिमालय पे नहीं रहना है। ऐसे में इसमें लेवल ऑफ कंफर्ट थोड़ा बेहतर है जी सर, दूसरे सर्विसेज की तुलना। जी सर, तो आप ऑलरेडी एक ऑफिसर रैंक में हैं, सर, अच्छे सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन में क्वालिफाई करके पहुंचे। स्टेट सिविल सर्विसेज में ऐसा क्या है जो अट्रैक्ट करता है? और अगर पुलिस आपको अट्रैक्ट करती है पिताजी के बैकग्राउंड के कारण, तो आपने उसको फर्स्ट प्रेफरेंस भी नहीं रखा है, सर। क्यों? सर मुझे लगता है सर ये बात बिल्कुल ही सही है कि जिस प्रकार की मैंडेट सीआईएसएफ को है, वो एक अच्छी लाइफ़ ऑफ़र करता है, एक अच्छी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे कंधे पे देता है और ये सही भी है सर कि ट्रेनिंग के दौरान शायद मैं उससे पहले इतना डिसिप्लिन नहीं था, मेरे अंदर इतनी लीडरशिप क्वालिटी नहीं थी, जो मैंने ट्रेनिंग के दौरान सीखा सर। लेकिन सर मैं ये समझता हूँ कि जिस लेवल का पब्लिक इंटरैक्शन और डाइवर्सिफ़ाइड लाइफ़ स्टेट पीसेस देती है सर, उस लेवल की डाइवर्सिफ़ाइड लाइफ़ और उस लेवल का पब्लिक इंटरैक्शन सर मुझे सीआईएसएफ में नहीं दिखता। और सर दूसरे प्रश्न का अगर मैं सर आंसर करूँ तो सर एसडीएम और डीवाईएसपी में सर एक जो मुझे मूलचूक अंतर दिखता है, प्रेफ़रेंस को पहला एसडीएम को देने के लिए सर कि डीवाईएसपी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर, वो लॉ एंड ऑर्डर तक संबंधित है। बट अगर हम कमिश्नर सिस्टम को ना काउंट करें, तो एसडीएम की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत डाइवर्सिफ़ाइड है सर। इवन पुलिस का भी सुपरविज़न का पावर एसडीएम के पास रहता है सर। तो वो इतनी डाइवर्सिफ़ाइड रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलना सर मेरे लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा वो रुचिकर लगता है। इसलिए सर मैंने उसको पहला प्रेफ़रेंस दिया है सर। फिलॉसफी आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा, यस सर, याद है अभी कुछ उसके बारे में? मैं सर प्रयास करूँगा सर। तो षट दर्शन क्या है और भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन में 3-4 मूल अंतर बताइए। जितना मैं ध्यान कर पा रहा हूँ सर, इंडियन फिलॉसफी सर पेसिमिज़्म से स्टार्ट होती है, बट एंड नहीं होती है सर। उसका प्राइमरी इंडियन फिलॉसफी बताती है दुःख है, फिर उसका साधन बताती है कि दुःख अंत ऐसे होता है। बट सर वेस्टर्न फिलॉसफी ज़्यादातर फ़ोकस्ड है कि जो वर्ल्डली थिंग्स हैं उनका कारण क्या है? और जब हम इंडियन फिलॉसफी को देखते हैं, तो सर वो स्पिरिचुअलिज़्म की तरफ ज़्यादा केंद्रित है। वो शायद इस बारे में बात ना करे कि पहले क्या आया? पानी है, तो पानी होने का कारण क्या है? लेकिन जब हम वेस्टर्न फिलॉसफी की बात करते हैं, तो वो स्पिरिचुअलिज़्म से थोड़ा दूर रहते हैं। इवन हम देखते हैं कि पाइथागोरस पहले आदमी थे जिन्होंने सोल की बात की। तो कई सालों बाद इंडियन फिलॉसफी की बात उन्होंने ये बात कही। बट इंडियन फिलॉसफी में सर में हमेशा हम स्पिरिचुअलिज़्म की बात करते हैं सर। और सर जब हम बात करते हैं रैशनल थिंकिंग की कि इंडक्टिव अप्रोच की, मैं समझता हूँ सर इंडियन फिलॉसफी में रैशनल थिंकिंग और इंडक्टिव अप्रोच कंपैरेटिवली उतना हमें देखने को नहीं मिला स्टार्टिंग में। बाद में सर हमने देखा चारवाक फिलॉसफी के बाद काफ़ी इंडक्टिव फिलॉसफी का हमने देखा कि बढ़ावा मिला। लेकिन वेस्टर्न फिलॉसफी में हम थेल से ही देखते हैं कि थेल से ही रैशनल रैशनल थिंकिंग और क्रिटिकल अप्रोच काफ़ी बड़े मात्रा में सब देखने को मिला। तो मेरी इतनी समझ है। षट दर्शन सर आपकी परमिशन हो तो सर मैं एक और से याद करना चाहूँगा सर। सर मैं रिकॉल नहीं कर रहा। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक। सर अगर आपकी परमिशन हो सर तो मैं एक नहीं, ठीक है, चल रहा है। और योर इंटरव्यू इज ओवर।